मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम शास्त्रीय द्वितीय प्रथम खंड के फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के विषय में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे और उसके विषय में आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। फिरोज शाह ने आंतरिक शासन की ओर पूर्ण ध्यान दिया था। किसी भी देश को, किसी भी शासन को चलाने के लिए एक आंतरिक परिवेश होती है कि दंगे नहीं हो, सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। एक वाय होती है जो विदेश से कैसे संबंध है, विदेश से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, उसकी एक नीति निर्धारण होती है। तो इस मामले में फिरोज शाह तुगलक जो था वो अपने भीतरी शासन व्यवस्था को पूरा ध्यान दिया था और मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया था। जो व्यवस्थाएं थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। नागरिकों में तीव्र असंतोष था, व्यापक रूप से रोष था। अब जितने भी आम नागरिक थे उन लोगों के अंदर अधिकांश मुस्लिम वर्ग सुल्तान की धार्मिक नीति और व्यवहार से उसके विरोध में हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या राज्य की गिरती हुई आर्थिक स्थिति थी। उसकी आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। आर्थिक व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पर जा रही थी और वो सब छिन्न भिन्न हो गई थी। और फिरोज का लक्ष्य इस स्थिति में सुधारने को रहा जो सूबे दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गए थे। उन्हें पुनः अधीनता में लाने का न तो उसका उद्देश्य था और न उसके लिए उसके अंदर पर्याप्त योग्यता ही थी। सुल्तान के पक्ष में एक बात कही जा सकती है कि उसके योग्य व्यक्तित्व को तलाश करने की क्षमता थी। वह उसमें विश्वास रखता था, उन्हें अधिकार प्रदान करता था और उसे वफादारी तथा विश्वास प्राप्त कर सकता था। फिरोज का अंत में 37 वर्ष की शासन आंतरिक दृष्टि से सफलता और संपन्नता का रहा था तथा दिल्ली के सुल्तानों में उसे एक ऐसा शासक माना गया जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्नशील था, अपने प्रजा की भलाई की हमेशा सोचता था और उसी में वो हमेशा प्रयत्नशील रहता था। इस दृष्टि से फिरोज का केवल एक अपवाद रहा। विभिन्न दृष्टिकोण से अपने समय से आगे होते हुए और सार्वजनिक भलाई का प्रयास करते हुए भी उसका आदर्श एक मुसलमान सुल्तान का बनता रहा। सब तरह से वो अपने जनता के प्रति वफादार था और उनकी हर तरह से काम करता था, परंतु उसका सुल्तान की जो आदर्श था वो एक मुसलमान सुल्तान का आदर्श बनता रहा। इस कारण उसकी धार्मिक नीति कट्टर सुन्नी मुसलमानों के समर्थन, उलेमा वर्ग के प्रभाव से परिपूर्ण और अपनी पूर्ण संख्यक हिंदू प्रथा के लिए अहिंसुता ही रही। फिरोज के उदारता और सभी सरदारों को प्रसन्न करने की नीति से अपना शासन आरंभ किया। उसने राजवंश के सभी व्यक्तियों को सुरक्षा की आश्वासन दिया, राज्य के कर्ज को चुका दिया। पिछले वजूर ख्वाजा जहां से अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए जिस संपत्ति को विभिन्न व्यक्तियों को दे दिया था, किसने? उसने जो दिया था उसे उससे छीनने का प्रयत्न नहीं किया और इस्लाम के कानूनों के अनुसार शासन करने का आश्वासन दिया। उसकी राजस्व व्यवस्था जो थी, फिरोज ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। खराज को, जैसे लगान को खराज कहते हैं। खम्ब, युद्ध से लूटे धन का 1/5 भाग। जो खम्ब कर था उसका मतलब था युद्ध में जो लूटे गए धन थे उसका 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता। जजिया, हिंदुओं पर एक तरह का एक धार्मिक कर था। जजिया कर के विषय में आप लोगों को पूर्व में बताया, आगे भी मैं बताऊंगा कि जजिया कर से ही कर का वसूली किया जाता था जो पूर्ण रूप से हिंदुओं में लगाया जाता था। और जकात, आय का 2.5%,
जो मुसलमानों से भी लिया जाता था और उन्हीं की भलाई के लिए उन पर जनता पर व्यय किया जाता था। खमसे से उसे उतना ही लिया जाता था जितना उसका अधिकार बनता था, जबकि पिछले अनेक सुल्तान लूट का अधिकांश भाग स्वयं रख लेते थे। जजिया उसने हिंदू ब्राह्मणों से भी लिया, जिसे पहले सुल्तानों ने उदासीनता अथवा व्यवहारिकता के कारण नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई कर भी लगाया। क्या किया? ब्राह्मणों से जो कर लिया उसके बाद से एक सिंचाई कर भी लगाया। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी का उपयोग करते थे, उन लोगों पर एक तरह से कर उसने लगाया। अपनी पैदावार का 1/6 भाग सरकार को देना पड़ता था। जितने भी पैदावार होते थे उसके 1/6 भाग सुल्तान को, हर किसान को देना होता था। फिरोज ने अपने समय के प्रायः 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिए गए कि वे उचित कर से अधिक मांग न करें। जो हमने कर निर्धारण किया है, जिस जिस चीज़ के लिए, उससे अधिक कर न लिया जाए, ऐसा उसने व्यवस्था किया था। उसके समय के लगान पैदावार का 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक था। उसका मुख्य कार्य संपूर्ण राज्य के लगान के अनुमान के आधार पर निश्चित करना था, जिससे राज्य की फिरोज के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की। उन्होंने उसके कार्य के बदले में जागीरें भी दी थी। बहुत से कर्मचारियों को उसने नगद के बदले जागीर दिया करता था। उन्हें सूबेदारों को यातनाएं देकर उन्हें ठीक हिसाब लेने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। सुल्तान का भेंट देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। सुल्तान को जो विशेष भेंट दी जाती थी, उन सारी प्रथाओं को उसने समाप्त कर दिया। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा के समाप्त करने के, जिसमें किसानों पर भार न डाला जाए। किसानों को राज्य के लिए तकावी ऋण को भी मुक्त कर दिया गया। फिरोज ने विभिन्न आंतरिक व्यापारिक करों को भी समाप्त कर दिया, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई और व्यापार में निरंतर प्रगति होती चली गई। उसने कुछ ऐसे कर थे जिसको समाप्त किया, जिससे व्यापार में लगातार उन्नति होती चली गई। फिरोज के राजस्व संबंधी सुधार प्रथा के प्रजा के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। फिरोज ने जो राजस्व संबंधी सुधार जो किया, उससे जनता को काफ़ी लाभ हुआ। उनसे राज्य और जनता दोनों को लाभ हुआ। राज्य में संपन्नता आ गई। फिरोज के समय में कोई अकाल नहीं पड़ा। जनता धनवान हुई और वस्तुओं के मूल्य कम रहे। निरंतर व्यापार की उन्नति होने से वहाँ की जनता में आर्थिक संपन्नता आने लगी और वहाँ की जनता समृद्ध होने लगी और वहाँ मूल्य कम कर दिए गए। सभी तत्कालिक इतिहासकारों ने और जनता की समृद्धि की वर्णन किया है। संक्षेप में, जीवन की आवश्यकताएं वस्तुएं मात्रा में उपलब्ध थी और फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में बिना किसी प्रयत्न के अनाज के मूल्य अलाउद्दीन खिलजी की भांति सस्ते रहे। परंतु फिरोज की व्यवस्था में दो मूल दोष रह गए थे: जागीरदारी प्रथा और भूमि को ठेके पर दिया जाना। जागीरदारों को किसान की भलाई करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती थी, जबकि जागीरें केवल राज्य के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण महत्वपूर्ण सैनिक और असैनिक पदाधिकारियों को भी दी गई थी। वेतन के बदले जागीर देने की जो प्रथा थी, वो कर्मचारियों के साथ साथ सैनिकों को, असैनिकों को भी दी गई थी। भूमि को ठेके पर लेने वाले पेशवर व्यक्ति को किसानों से अधिकाधिक धन वसूल करते थे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। परंतु इन दोषों को होते हुए भी फिरोज के समय में राज्य और प्रजा संपन्न रही, यह एक विश्वसनीय है। सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। क्या कराया था? सिंचाई की व्यवस्था के लिए 5 बड़ी नई नहरों का निर्माण कराया था। इसमें एक 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से सियार तक बनाई गई थी। दूसरी 96 मील लंबी नहर यमुना नदी से सियार तक बनाई गई थी। दूसरी 96 मील लंबी नहर सतलज से घाघरा तक बनाई गई थी। तीसरी नहर सिरमिर से पहाड़ियों के निकट से आरंभ नहर होती तक जाती थी। चौथी नहर बंदर फिरोजाबाद शहर तक और 5वीं यमुना से फैजाबाद तक
जाती थी। इन नहरों के कारण कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई, व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी और सिंचाई कर के रूप में राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी। फिरोज ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं का निर्माण करवाया। फिरोज ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए जो कुएं बनवाए तो वो एक तरह से फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर 50 बांध और 30 झील अथवा जल संग्रह करने के लिए तालाबों का भी निर्माण करवाया। नहर और सार्वजनिक निर्माण कार्य। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नहरों का निर्माण कराया था लगभग। इसमें संभवतः वे गांव के सम्मिलित थे जो पहले उजड़ गए थे, परंतु फिरोज के समय में कृषि की सुविधा के कारण पुनः बस गए थे। उसके द्वारा बनाए गए नहरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। यमुना नदी के तट पर बसाया गया दिल्ली को खास किले के निकट आधुनिक फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला फिरोजाबाद नगर फिरोज का बहुत प्रिय था। वह अक्सर वहाँ रहता था। फरिश्ता ने लिखा है कि फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ, 150 पुल तथा अनेक बाग एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का निर्माण भी कराया था। उसने अशोक के 2-2 स्तंभों को भी दिल्ली में मंगवाया। इसमें एक खीजाबाद से और दूसरा मेरठ से लाया गया था। फिरोज ने नवीन इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त उसने अनेक पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी कराई। फतुहा ये फिरोजा शाह में उसने एक दावा किया है कि उसने दिल्ली को जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, समी तालाब, अलाई तालाब, जहानापना, इल्तुतमिश का मदरसा, मुल्तान, अलाउद्दीन के मकबरों और तकबुद्दीन कफरी और शेख निजामुद्दीन औलिया की समाधियों की भी मरम्मत कराई। अब आप समझिए कि उस समय उसने कितने सारे मस्जिदें बनवाए, विद्यालय का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल का निर्माण कराया, सार्वजनिक स्नान गृह बनवाया, कुछ स्तंभ लगवाए, पुल पुलियों का निर्माण कराया। जो आज के विदेश में इन सारी चीज़ों पर जो भी प्रजाएं ध्यान देती हैं वो सार्वजनिक रूप से सभी जनता के लिए लाभदायक होती है। उसने कुछ परोपकार कार्य भी किए। फिरोज मुसलमान संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीरें और संपत्ति दान करता था। उसने एक रोजगार का दफ्तर स्थापित किया था जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलवाया था अथवा उन्हें आर्थिक सहायता देता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो मुसलमान अथवा स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। एक संस्था बनाई थी जो इन सब व्यवस्थाओं को देखता था और इसके लिए आगे बढ़कर कार्य किया करता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल भी बनवाया था। फिरोज का न्याय व्यवस्था इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी। उसकी जो न्यायिक व्यवस्था थी वो इस्लामिक प्रथा पर व्यवस्थित थी। काजियों को उसने पुनः उसके विशेषाधिकार वापस कर दिए थे। स्वयं फिरोज भी न्याय करता था और वह कठोर दंड नहीं देता था। मोहम्मद तुगलक के समय सच्चाई को जानने के लिए व्यक्तियों को जो यातनाएं दी जाती थी उसे उन्होंने समाप्त कर दिया। फिरोज स्वयं विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो विद्वानों का सम्मान करता था। जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज ने उसके संरक्षण प्राप्त किया। वर्नी ने फतमा ए जहादीर और तारीख ए फिरोजा शाही को लिखा। शम्मे सिराज अफीफ ने भी तारीफ़े फिरोजा शाही को लिखा। एक विद्वान ने सीरत ए फिरोजा शाही की रचना की। फिरोज ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। फिरोज को इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में भी काफ़ी रुचि थी। इसके अतिरिक्त उसने इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र की शिक्षा में भी रुचि दिखाई। उसने प्रायः 13 मदरसे स्थापित किए जिसमें से 3 श्रेष्ठ स्तर के विद्यालय थे। राज्य के सभी स्थानों पर विद्वानों को संरक्षण दिया जाता था तथा सभी विद्वानों को जागीर भेंट स्वरूप दी जाती थी।
ज्वालामुखी के मंदिर के पुस्तकालय में उसके संस्कृत में लिखे गए 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए और उनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद कराया। उनमें से एक का नाम दलाइले फिराजा शाही रखा गया, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। अफीफ के कथनानुसार सुल्तान विद्वानों को सहायता के लिए रूप में 36 लाख टका देता था। इस प्रकार फिरोज ने शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया था, परंतु उसके समय का साहित्य इस्लाम धर्म में प्रभावित होने के कारण संकुचित धाराओं के परिपूर्ण रहा। सैन्य संगठन उसका काफी अच्छा था। सैन्य संगठन, फिरोज का सैनिक संगठन दुर्बल रहा। केंद्र में एक बड़ी स्थित स्थायी सेना न थी। अधिकांश सैनिकों को जागीरदारों के रूप में वेतन दिया जाने लगा। उसने सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी। एक व्यक्ति के पश्चात उसका पुत्र या उसका दामाद अथवा गुलाम सेना में स्थान प्राप्त करने का अधिकार रखता था। ऐसी स्थिति में सैनिक सेवा में योग्यता का अभाव होने शुरू हुआ। असंभवतः केंद्र में 80 या 90 हजार की घुड़सवार सेनाएं थी। शेष के लिए सुल्तान अपने अमीरों तथा सरदारों की सेना पर निर्भर करता था। जब जरूरत युद्ध के समय होती थी तो सरदारों से वो सेना का मांग करता था। सेना के कठोर अनुशासन अथवा नियंत्रण नहीं रखा गया था। एक अवसर ऐसा भी आया कि सुल्तान ने एक सैनिक को इसलिए हटा दिया कि वह उसे रिश्वत के रूप में सैनिक विभाग के अधिकारी को देकर अपने घोड़े की स्वीकृति करा ली थी। ऐसी स्थिति में सेना के शक्तिशाली होने का कहीं प्रश्न ही नहीं होता था कि जब वंशानुगत होता था, उसके दामाद को, उसके बेटे को, उसके प्रपौत्र को उस सेना में भर्ती की जाती थी। योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था, जिससे धीरे धीरे सैनिक संगठन उसका कमजोर हो गया। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला सुल्तान हुआ जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग के राज के शासन में को प्रधानता प्रदान की। अन्य शासकों ने इस्लाम धर्म का समर्थन किया और अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रथा के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, परंतु उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से शासन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया। परंतु फिरोज ने कट्टर सुन्नी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों को अपने राज्य की नीति का आधार बनाया तथा प्रत्येक अवसर पर उलेमा वर्ग की सलाह और सहायता ली। इस दृष्टि से उसका सिद्धांत मुगल बादशाह और औरंगजेब की भांति ही रहा। उसमें केवल एक अंतर रहा कि जबकि औरंगजेब स्वयं अपने को इस्लामी कानूनों को परंपरागत मानता था, फिरोज इसके लिए उलेमा वर्ग की सलाह पर निर्भर रहता था। इस प्रकार फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता और अहिष्णुता की रही। सुल्तान शिया, सुन्नी, महाबियों मुसलमानों वर्गों के प्रति अहिंसुता था, क्योंकि वे कट्टर सुन्नी मत के समर्थक न थे। शियाओं को उसने दंडित किया था, उसकी पुस्तकों को जलवा दिया था। यहाँ तक उसने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि फिरोज अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति अत्यधिक कठोर रहा। उसने इस्लाम के प्रचार को अपना एक प्रमुख कर्तव्य माना और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए विवश कर दिया। अपनी आत्मकथा में फतवे फिरोज शाही में उसने लिखा है कि उसने स्पष्ट होता है कि वह अपने एकमात्र मुसलमानों का शासक मानता था और हिंदुओं को जिम्मी मानता था। उसके अनुसार मैंने अपनी काफिर प्रजा की पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपनी धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। उन अनेक स्थलों पर हिंदू मंदिरों को नष्ट करना, हिंदू मेलों को भंग करना, हिंदुओं को मुसलमान बनाने था उसे बध करने का वर्णन किया है। जामनगर पर आक्रमण करने में उसका मूल उद्देश्य वहां के हिंदू मंदिर को नष्ट करना ही था, जिससे वह भी महमूद की भांति मूर्तिजन के कहलाने का यश प्राप्त कर सके। हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जिसे सुल्तानों ने इस कर से मुक्त कर दिया था, अथवा व्यवहारिक रूप से यह भी वसूल करना टाल देते थे। जब दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्रों में ब्राह्मणों ने सुल्तान के महल के सम्मुख आत्मदाह करने की धमकी दी, तब भी फिरोज की हिंदुओं के प्रति कठोर धार्मिक नीति का पालन किया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के मतानुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान और इस क्षेत्र का सिकंदर लोदी और औरंगजेब अग्रसर था। फिरोज ने खलीफा में 2 बार सुल्तान के पद को स्वीकृति ली, अपने को खलीफा का नायब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। इन सभी को मुख्य उद्देश्य कट्टर मुसलमानों और उलमाओं वर्गों को सहानुभूति प्राप्त करना था।
जिसके समर्थन में वह सुल्तान बना था, जिन लोगों के समर्थन से वो सुल्तान बना था, उन लोगों को हमेशा खुश करना चाहता। फिरोज को धर्मांधता के नीति राज्य के लिए हानिकारक और सिद्धांत के आधार पर प्रतिक्रियावादी थी। बहुसंख्यक हिंदुओं प्रथा और असंतुष्ट हुई और अलाउद्दीन तथा मोहम्मद तुगलक के समय में आरंभ की गई धर्म और राज्य के पृथक करने की चेष्टा बेकार हो गई। तुगलक वंश के पतन में उसका योगदान रहा। फिरोज एक शासक की दृष्टि से न कुशल था और न परिश्रमी ही था, परंतु उसके योग्य अधिकारियों ने उसकी इन कमियों की पूर्ति की और धार्मिक नीति कट्टर इस्लामी समर्थकों का सहयोग प्राप्त किया। उसकी दास प्रथा और सैनिक व्यवस्था दुर्बल और राज्य के लिए हानिकारक रही, परंतु फिरोज के आर्थिक, लोकहितकारी और सार्वजनिक निर्माण के कार्य सफल हुए। उसके प्रजा संपन्न और सुखी हुई और शासन की व्यवस्था समाप्त की गई। मोहम्मद तुगलक ने राज्य की प्रजा को भी घाव लगाए थे, उनकी फिरोज ने भर दिया। इस क्षेत्र में वह सफल रहा। इस तरह संक्षिप्त में उसके बारे में जो विचार उदार जो व्यक्त है, वो युग के बहुत आगे थे और संभवतः वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जो युद्धों और विजयों की तुलना में प्रजा की भौतिक उन्नति करना अपना अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता था। युद्ध पर वो ध्यान नहीं देता था, प्रजा के अंदर जो जनता थी उसकी उन्नति के विषय में ज़्यादा सोचता था और उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया, केंद्रित किया। इस तरह हम फिरोज शाह तुगलक के शासन व्यवस्था को देखते हैं, समझते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।